हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 9। क्वेश्चन में गिवन है कि पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में 1:2 का अनुपात है तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कहता है कि पृथ्वी पर स्थल और जल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। मान लेते हैं स्थल को अगर मैं S मान लूँ और जल को मैं अगर J मान लूँ तो इनका अनुपात दिया हुआ है 1:2। ठीक है, मान लेते हैं अनुपात दिया हुआ है, हमको कंप्लीट स्थल और जल का क्षेत्रफल नहीं पता। मान लेते हैं एक वेरिएबल इसके साथ अगर ले लें, मान लेते हैं कि जो स्थल है वो x का उसका क्षेत्रफल है और जो जल है उसका टोटल क्षेत्रफल 2x है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का क्षेत्रफल अगर x और 2x है तो टोटल क्षेत्रफल उस पृथ्वी का क्या हो जाएगा? 3x। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात क्रमशः 2:3 है। तो अगर उत्तरी गोलार्ध का मतलब ये हुआ, देखो अगर कोई पृथ्वी है, इस पृथ्वी में दो, अगर मैं उसको बीच में से आधा कर दूं तो एक गोलार्ध हो जाएगा आपका, आधा गोला आपका हो जाएगा दक्षिणी और एक हो जाएगा उत्तरी। तो उत्तरी के बारे में उसने अनुपात दिया हुआ है कि इसमें स्थल और जल का अनुपात 2:3 है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूं तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूं तो यह आपकी पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है। इसका गोलार्ध की बात करता है तो आधे गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3x/2। ठीक है, तो आधे गोले का क्षेत्रफल अगर 3x/2 हो गया है, ये कौन सा है आपका? उत्तरी गोलार्ध। तो इसमें क्षेत्रफल कितना होगा? तो अगर मैं सरफेस पूछूं, स्थल की बात करता हूं, ठीक है ना, तो स्थल इसका हो जाएगा आधे गोले का 2 दोनों का सम 5। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और आ जाएगा आपका 3x/5। ये क्या निकला है आपका? ये स्थल की वैल्यू निकली है किसकी? उत्तरी गोलार्ध की। अब मैं बात करता हूँ उत्तरी गोलार्ध के जल की। तो अगर इस जल की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उत्तरी गोलार्ध आपका आधा है गोला, तो आधा गोला 3x/2 हो जाएगा। और इसका जो मैं अगर जल का निकालना है तो जल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके? 3 में दोनों का सम 5। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 3×3 9x/10। ये किसका निकल चुका है आपका? ये निकल चुका है जल का, किसका? उत्तरी गोलार्ध का। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है? तो आपको मैं क्लियर कर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताने वाला हूं। दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात निकालने के लिए आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध का तो स्थल आप निकाल चुके हो और टोटल स्थल कितना है यहाँ पे? x। ठीक है ना, टोटल स्थल कितना है? अर्थ का x है। तो अगर इस x में से माइनस कर दो उत्तरी गोलार्ध के स्थल को तो दक्षिणी गोलार्ध का आपका क्या निकल जाएगा? स्थल निकल जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं x - 3x/5 माइनस कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 2x/5। ठीक है ना, तो ये आपका स्थल निकल चुका है किसका? ये दक्षिणी गोलार्ध का है 2x/5। अब बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध के जल की। तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध का जल तो हमारा यहाँ निकला हुआ है 9x/10। अगर मैं इस टोटल जल के हिस्से में से अगर मैं उत्तरी गोलार्ध का जल माइनस कर दूं तो आपका दक्षिणी गोलार्ध का जल निकल जाएगा। तो टोटल जल कितना है आपका? 2x। तो अगर इसको मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, तो अगर मैं इसमें से 2x माइनस क्या कर दूँ आपका? अगर मैं उत्तरी गोलार्ध के जल को माइनस कर दूँ, क्या है आपका? 9x/10। तो देखो 10 के 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 - 9 11x/10। उम्मीद करता हूँ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात पूछ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध का अभी स्थल मैंने कितना निकाला था? 2x/5 और दक्षिणी गोलार्ध का जल आपका ये रहा, तो ये हो जाएगा आपका 11x/10। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, x से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला जो 2 है जो कटा है, ये इस 2 के साथ गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4:11 का रेशो, जो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको अच्छा लगे तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करके और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुशल मजदूर, अकुशल मजदूर और किरानी की संख्याएं 8:5:1 के अनुपात में है तथा उनकी मजदूरी क्रमशः 5:2:3 के अनुपात में है। यदि उसमें कुशल मजदूरों की संख्या 20 हो, सभी की कुल दैनिक मजदूरी 3,180 रुपये हो, तो प्रत्येक किरानी की दैनिक मजदूरी क्या है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, एक कुशल मजदूर है, अकुशल मजदूर है और किरानी की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि कुशल जो है आपका
कुशल मजदूर जो हैं आपको ए मान लेते हैं, अकुशल वालों को बी मान लेते हैं और किरानी को सी मान लेते हैं। इनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 8:5:1। ठीक है। अब क्या कहता है, अगर इनकी संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो मैं आपको क्लियर कर दूं, तो आगे कहता है कि उनकी मजदूरी का अनुपात 5:2:3 है। तो अभी इनके मजदूरी का अनुपात को मैं बाद में चेक करूंगा, ठीक है ना। ये पैसे हैं इनके, ठीक है ना। मजदूरी मतलब कि कितने कितने रुपए मिलती है, उसका अनुपात दिया हुआ है। कह रहे यदि उसमें कुल मजदूरों की संख्या 20 हो, ठीक है, अकुशल मजदूरों की, कुल नहीं है ये, अकुशल है, तो अकुशल मजदूरों की संख्या आपको दे दी, तो काफ़ी क्वेश्चन इस नंबर को देने से आपका काफ़ी इजी हो गया। तो अकुशल मजदूरों की संख्या अभी आपको पता होगा, यहाँ पे बी की वैल्यू है जो आपको 5 का अनुपात दिया हुआ है। तो ये जो 5 का अनुपात है वो अकुशल मजदूरों की संख्याओं के बराबर हो जाएगा 20 के। तो यहाँ से 1 का अनुपात क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 के, 1 का अनुपात 4 के बराबर हो जाएगा। अगर 1 बराबर 4 है तो इस 8 से अगर मैं गुणा कर दूंगा तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 8 चौक 32। तो इसका मतलब देखो, मैं यहाँ से इनके टोटल मजदूरों की संख्या निकाल रहा हूँ, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ये अनुपात है, यहाँ पे आपको अनुपात बनाना है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू कितना आ चुका है, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। तो 32 तो आपके कुशल मजदूर हैं, और 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 20 आपके हो जाएंगे अकुशल, और 4 की 1 से गुणा कर देंगे तो 4 हो जाएंगे आपके किरानी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है कि उनकी मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, मजदूर हमको टोटल पता चल गया, मजदूरी का अनुपात दिया हुआ है, और कहता है कि उनकी दैनिक मजदूरी 3180 रुपये है, ठीक है। तो किराने की दैनिक मजदूरी क्या है, प्रत्येक किराने की, एक किराने की, ठीक है। तो एक बात बताऊँ भाई, कुल तो मजदूरी हमको पता चल गई ना, अब कुल हमको मजदूर भी पता चल गए। तो कुल मजदूर कितने थे, तो कुशल मजदूर 32 थे, तो 32 को पैसे जो मिले होंगे 3180 रुपये में, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, तो उनका जो ये जो मजदूरी का जो अनुपात है ना, रुपए मिले होंगे 5। तो टोटल रुपए नहीं पता हमको, रुपयों का अनुपात पता है, तो मान लेते हैं कि टोटल 5x रुपये मिले होंगे आपका। आगे बढ़ते हैं, अकुशल मजदूर कितने हैं 20, और प्रत्येक मजदूर को कितने रुपए मिले होंगे, 2 का रेशियो है तो 2x मान लेते हैं टोटल पैसे। और आपका जो किरानी है वो 4 है, और 4 को मान लेते हैं, यहाँ 3 का रेशियो है तो मान लेते हैं 3x रुपये मिले होंगे। तो टोटल पैसे जो हैं किसके बराबर हो जाएंगे, 3180 के। यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और कि प्रत्येक किराने की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ पे 4 किरानी है, 4 से गुणा नहीं करना है, प्रत्येक किरानी 3x है, तो 3x में पुट कर देंगे x की वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू पहले निकालते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 32 पंजे कितना होता है, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 160x प्लस का 20 दूनी 40x अब प्लस का 4 12x बराबर 3180। तो यहाँ से आपको क्लियर कर दूँ, तो 160 और 40 कितने होते हैं, 200 और 212 हो जाएगा, 212x बराबर 331.80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रत्येक किराने की दैनिक मजदूरी निकालने के लिए तो मैं आपको बताऊं, तो इसको पहले मैं 4 से काट देता हूं, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। 4 से अगर मैं काटूं तो 4 सत्ते 28, ठीक है, आपका बचेगा 3, और 4 निमा 36, आपको बचेगा 2, 4 पंजे 20। तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, तो 53 से इसको मैं काटूंगा तो देखो कितना आएगा, 53 एकम 53, एक बार में तो ये चला गया, ठीक है। अब आपका बचेगा कितना, 63, 73 और 6 79, तो आपका 26 बचेगा, 265 आ जाएगा। तो अगर ये 265 53 के फॉर्म में कितनी बार में आएगा, तो देखो 5 पंजे 25, ठीक है, 250, और 3 पंजे 15, तो 265 होगा नहीं होगा, तो 5 बार में ये खत्म हो जाएगा। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो उम्मीद करता हूँ मैं इसको ऊपर सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो या एक काम करते हैं, नीचे सोल्व कर देते हैं, यहाँ जगह है। x बराबर वैल्यू कितनी आ चुकी है, 15, और आपको मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक किराने की मजदूरी निकालने के लिए 3x से गुणा करनी पड़ेगी। मैंने इसको पहले ही इसीलिए बता दिया था कि मैं 4 से अगर गुणा कर दूंगा तो 4 किराने के पैसे आ जाएंगे, हमको प्रत्येक किराने की निकालनी है तो 3x से गुणा करनी पड़े। तो 3 की वैल्यू आपकी पहले से ही है, और x की वैल्यू मैंने अभी ये फाइंड करी है 15, तो 15 के 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 45 रुपये, जो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर। उम्मीद करता हूँ काफ़ी ईजी तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। कह रहा है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 है, तो c का मान क्या है। देखो अब इसको सोल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो इनका अनुपात दिया हुआ है, ये इनकी वैल्यू नहीं है,
बात समझ में आ रही है। अब कई बार बच्चों के दिमाग में ये वाली बात आ जाएगी, भाई a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू हमें 14 तो पहले से ही दी हुई है, और a प्लस बी की वैल्यू यहाँ मुझे 6 दी हुई है, तो यहाँ 6 प्लस सी बराबर 14 हो जाएगा, और c बराबर 14 में 6 गया तो यहाँ आ जाएगा सीधे 8। तो एक बात बता दूँ, ये वेरी वेरी रॉन्ग है, बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। इसका आंसर भी ऑप्शन दिया हुआ है 8, बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, बच्चा दिमाग लगाता है और तुरंत सोल्व कर देता है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसको मैं सही करूं तो मैं आपको बताऊं तो उसमें आपको इसका अनुपात दिया हुआ है, ना कि ये इसका नाम इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका अनुपात क्या क्या दिया हुआ है कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a बराबर दिया हुआ है 6:7:8, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 14। तो कह रहा है c का मान क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ से, इसके लिए a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए का रेशो आपको दिया है। तो यहाँ से हमको इसमें देखें तो मान लेते हैं कि a प्लस बी के जो भी मतलब वैल्यू है वो 6x है। इसमें हमें एक वेरिएबल पुट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो ये a प्लस इनका तो रेशो दिया हुआ है ना, यहाँ तो इनका रेशो दिया हुआ है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि a प्लस बी की वैल्यू 6 ही है। तो यहाँ मान लेते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 6x है, ठीक है। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6x, और इसकी कितनी हो जाएगी 7x, और इसकी कितनी हो जाएगी 8x। इन सभी के बीच में रेशो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अगर इन सभी रेशो को जो भी वैल्यू आपकी दी हुई है, अगर मैं इनको ऐड कर दूँ, क्या करूँ, ऐड कर दूं, तो क्या होगा, तो यहाँ से अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम तो a आ जाएंगे, यहाँ से 2 बार b आ जाएंगे और 2 बार c आ जाएंगे। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर इन सभी को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 14 7 21x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपके एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे पुट करना है। तो 2 गुणा 14 बराबर हो जाएगा 21x, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, तो ये 7 दूनी 14 7 3 21, आपका हो जाएगा x की वैल्यू 4/3। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपके सारा क्लियर हो गया होगा। आगे क्या कहते हैं, c का मान क्या है। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू, x की वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है, और a प्लस बी का रेशो यहाँ से क्या था हमारा 6x था, क्या था 6x। तो मैं इस मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमारी फर्स्ट है, इसी में मुझको पुट करना है। तो 2 हमारा पहले से ही है, और ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू क्या है हमारी 6x है। तो 6x तो यहाँ से आ गई, अब प्लस का c इसके अंदर ही रहने दो, और बराबर हो जाएगा आपका 21x है। तो 21 गुणा, ठीक है, 4/3, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 4/3 पुट कर दिया, x की वैल्यू हमने पुट कर दी, और यहाँ पे भी हमको पुट करना पड़ेगा अभी x की वैल्यू काफ़ी। तो देखो 3 7 21 और ये हो जाएगा 7 चौक 28। तो ये अगर मैं यहाँ से आगे इसको सॉल्व करूँ तो मैं इसको नीचे सॉल्व कर देता हूँ, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये क्या कहता है कि भाई देखो यहाँ पे 7 चौक 28 आ गया, तो यहाँ पे 2 इंटू ब्रैकेट में देखो 6x की वैल्यू क्या रखूँगा मैं 4/3 रखूँगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा नीचे वाले 3 से कट के, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 8 प्लस सी हो जाएगा 8 प्लस सी बराबर 7 चौक कितना यहाँ पे 28 है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसको ऊपर क्लियर कर दूंगा। तो देखो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और प्लस के 2c हो जाएगा। तो 2c बराबर क्या हो जाएगा, 16 को मैं उधर भेज दूंगा, तो 28 में से 16 के कितना बचेगा, तो ये बचेगा बेटा 12। और अगर मैं यहाँ से काटूँ तो 2 छिका 12, तो c की वैल्यू क्या आ चुकी है आपकी 6। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया कि इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है 6, ठीक है। अगर कोई भी मेरे पढ़ाए में अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, चाहे कोई भी दिक्कत आती है, जरूर कमेंट करके बताइए, उसकी कमी को मैं जरूर पूरा करके आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि विक्रम ने 4 जोड़े उजला और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा, ठीक है। 4 जोड़ा तो उजला मतलब सफ़ेद कलर का, और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा, जो हमें नहीं पता कितने मोजे खरीदे हैं। तो उजले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य नीले मोजे का प्रति जोड़ा मूल्य से दुगुना था, ठीक है। अब बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के जो मोजे हैं उनकी संख्या बदल दी गई, और बिल की राशि 50% से बढ़ गई। तो दोनों रंग के मोजे क्रमशः किस अनुपात में खरीदे गए। तो देखो कह क्या रहा है भाई, 4 जोड़े उजला मोजा खरीदा है, ठीक है, हमें रेट का नहीं पता, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर वाइट और ब्लू तरह जो मोजे हैं, तो एक तो 4 जोड़े खरीदे गए हैं, और रेट का हमको पता नहीं, मान लेते हैं x, जो भी है चलो देखते हैं। अब दूसरा जो मोजा खरीदा गया वो हमें नहीं पता, मान लिया नीले जो है वो x जोड़े खरीदे गए हैं। तो कह रहा है जो उजले मोजे का जो प्रति जोड़ा मूल्य है ना, वो नीले का जोड़े का दुगुना था, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, तो अब ये क्या कहता है कि जो उजले का जो
मोजे का जो रेट था वो नीले वाले का दुगना था। तो अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो नीले का अगर x है, ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं कि जो उजला जो मोजा है, ठीक है ना, 4 जोड़े का मान लेते हैं कि 4 जोड़े का 2 रुपये के हिसाब से है, ठीक है, और नीले का मान लेते हैं x का है तो उसका 1 रुपये के हिसाब से। भाई एक बात बताओ, कह रहा है ना कि भाई उजला जो मोजा है वो नीला मोजा कुछ खरीदा है तो उजले का जो मूल्य है वो नीले का दुगना है प्रति जोड़े का। तो मान लेते हैं अगर उजले का 2 रुपये का है तो नीले का कितना हो जाएगा, 1 रुपये प्रति जोड़ा है। तो उजले जोड़े का जो मूल्य हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8x, ठीक है, 4 जोड़े का, और इसका हो जाएगा x रुपये, ठीक है। तो कह रहा है बिल अब अगर मैं यहाँ से क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका, बिल बनाते समय गलती से दोनों रंग के मोजे की संख्या बदल दी गई और बिल की राशि 50% से बढ़ गई। तो पहले 8 रुपये यहाँ से आ गए और इसके जो रुपए हैं वो x रुपये का हो गया, ठीक है। तो 8 रुपये यहाँ से आ गए और इसके x रुपये के इसके हो गए, 1 रुपये के इसके हो गए, ठीक है। और ये 4 रुपये के हैं, 4 जोड़े, एक सेकंड, इसको मैं जो है, विक्रम ने 4 जोड़े उजला और कुछ नीले रंग का मोजा खरीदा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 4 जोड़े मोजा जो है कितने के हो जाएंगे, 8 रुपये के, और इसने कुछ मोजे खरीदे हैं, मान लिया x मोजे जो है प्रति 1 रुपये के हिसाब से है, ठीक है। तो अब वो क्या कहता है, बिल बनाते समय दोनों मोजों की संख्या बदल दी गई। तो अगर मैं क्लियर कर दूँ तो संख्या का मतलब ये हुआ, ये संख्याएँ हैं, तो पहले x हो गया यहाँ मोजों का और यहाँ पे आपका आगे 4, ठीक है। तो क्या कहता है, बिल की राशि 50% से बढ़ गई। तो अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो अब बिल की राशि जो है 50% से बढ़ गई। ओहो, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, तो ये 4 मोजे थे, तो 4 मोजे 2 रुपये के हिसाब से 8 रुपये के थे और ये x मोजे 1 रुपये के हिसाब से थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अब क्या हो जाएगा, अब x मोजे 8 रुपये के हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 4 जो यहाँ पे जो मोजे हैं वो 1 रुपये के हिसाब से हो जाएंगे, ठीक है। रेट तो वही रहेगा, बस मोजे चेंज हो गए। तो कह रहा है बिल की राशि 50% से बढ़ गई। तो देखो एक बात बताओ, अगर x मोजे 8 रुपये का होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये रुपये तो इसके साथ ही रहेंगे ना, और ये 4 जो है मुझे 1 रुपये का बता रहा है, तो बिल की राशि 50% से बढ़ गई जब इनकी संख्या बदल गई। तो अगर बिल की राशि 50% से बढ़ गई, क्वेश्चन जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को फिलहाल जो है ना रोक देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तब तक सोल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है एक कॉलेज में लड़कों का 1/5 भाग तथा लड़कियों का 1/8 भाग किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के और लड़कियां 5:2 के अनुपात में हो तो कुल कितने विद्यार्थी कैंप में भाग लिए। एक बात बताओ, 420 टोटल विद्यार्थी हैं कैंप के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। तो इसमें अगर लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, पहले मैं लड़के और लड़कियां टोटल निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं इस टोटल लड़के जो हैं 5 के अनुपात में, लड़कियाँ 2 के अनुपात में, तो इसका अगर मैं 5 बटे दोनों का सम कर दूँ 7, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 6 42, तो 6 पंजे 30। तो 300 तो आपके क्या हो गए, बॉयज़। अब 420 में 300 घटा दोगे तो 120 आ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपकी गर्ल्स। तो बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या तो मैंने निकाल ली टोटल। तो पूछ रहा है कि कॉलेज में जो कैंप में जो भाग लेने वाले हैं उनको हमको निकालना है। तो कैंप में भाग लेने वाले 1/5 हैं लड़कों के। तो अगर मैं 300 का 1/5 कर दूँ तो देखो 300/5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 6 30, 60 तो लड़के होगा यहाँ से, ठीक है। और कह रहा है लड़कियों का जो है ना 1/8 भाग हिस्सा लेती हैं। तो लड़कियाँ कितनी हैं, 120, इसका 1/8 कितना हो जाएगा, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 लड़कियां हिस्सा लेती हैं। तो टोटल कितने हो गए, 60 और 15 75। तो 75 जो है वो विद्यार्थी हैं जो कैंप में भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, बट आपको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा जो है ना पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार वीडियोज़ के साथ हमारे जुड़े रहिए और क्वेश्चन को आप सोल्व करते रहिए। धीरे धीरे अपने आप लोगों के अंदर इंप्रूवमेंट आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि 427 रुपये को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 3 गुना, बी का 4 गुना तथा सी का 7 गुना सभी बराबर है। तो सी का हिस्सा क्या है, देखो 427 रुपये को बांटना है। तो कह रहा है ए का 3 गुना तो 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा आपका बी का 4 गुना, तो 4 बी हो जाएगा और बराबर सी का 7 गुना, ये हो जाएगा 7 सी। कह रहा है कि ये सभी बराबर है, बराबर दिखा दिया मैंने सभी को। तो कह रहा है सी का हिस्सा क्या है। तो मैं आपको बताऊँ, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व नहीं करते हैं, इनका अनुपात बराबर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से इनका
अनुपात निकालूँ तो A अनुपात B हो जाएगा, B बटे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3, 4:3। और यहाँ B और C का अगर मैं अनुपात निकालूँ तो B अनुपात C की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 7/4, तो 7:4। तो देखो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है 3 और यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 7, तो अलग अलग है ना। अगर मैं ABC यहाँ से पुट कर दूँ तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है, आंसर भी मैच नहीं करेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉमन वैल्यू है इन दोनों अनुपात में उसको बराबर रखना जरूरी है। तो यहाँ पे किससे गुणा करूँ कि ये बराबर हो जाए, तो देखो 3 7 21 और यहाँ पे 7 के 3 से गुणा कर दूंगा तो ये भी 21 हो जाएगा, दोनों भी बराबर हो गए। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 रेशो, ये हो जाएगा 7 तियाँ 21 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 तियाँ 21 रेशो 4 तियाँ 12। तो आपका A रेशो B रेशो C की जो वैल्यू आई है वो आई है 28 रेशो 21 रेशो 12 की। अब क्या कहता है कि C का हिस्सा क्या है, देखो C का हिस्सा कितना है 12 का है ना, तो C की वैल्यू डायरेक्ट फाइंड कर रहा हूँ, तो 12 का हिस्सा है कितने में टोटल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 28 और 21 और 12 टोटल कितने हो जाएंगे, तो देखो 8 2 10 और 1 11 का 1 कैरी 1 और 2 2 4 और 1 5 और 1 6 61 हो जाएगा, गुणा आपके टोटल पैसे कितना है 427। तो आपको मैं अगर क्लियर कर दूँ तो देखो 6 6 36 6 7 42, तो 60 चौका 420 होता है और 61 चौका 61 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 427। तो C की वैल्यू 12 सत्ते कितना होता है 84, 12 पंजे 7 12 72 12 सत्ते 84, तो 84 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, जो इसका C का हिस्सा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको A का हिस्सा निकालना है तो ऊपर आपको 28 रखना है, अगर B का निकालना है तो ऊपर 21 रखना है। यहाँ से आपको ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आंसर देखते हैं क्या आएगा। कह रहे 5 आम और 4 नारंगी का उतना ही मूल्य है जितना कि 3 आम और 7 नारंगी का मूल्य है। एक आम तथा एक नारंगी के मूल्य का अनुपात क्या है, एक बात बताओ। 5 मैंगो हैं और दिया है मतलब प्लस हो रहा है, और 4 क्या है नारंगी हैं, ठीक है, उनका उतना ही मूल्य है जितना कि 3 मैंगो और 7 नारंगी का है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मूल्य आपस में बराबर है, इसलिए मैंने बराबर दिखाया है, ठीक है, क्योंकि जो भी मूल्य होंगे हमें नहीं पता, मान लेते हैं x रुपये के हैं तो दोनों के मूल्य बराबर है, तो ये सारे ये बराबर ही होगा, ठीक है। तो एक आम और एक नारंगी के मूल्य का अनुपात बताना है। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ अनुपात निकालने के लिए, तो ये जो 3 मैंगो है ये इधर आ जाएंगे, तो 5 में से 3 गया 2m बराबर, ये 4n उधर चला जाएगा, 7 में 4 गया 3n। तो देखो मैंगो अपॉन नारंगी मतलब मैंगो रेशो नारंगी का 3/2 मतलब 3:2 का अनुपात आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। कह रहा है एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 7:3 के अनुपात में, यदि उसमें 10.5 किलोग्राम जस्ता हो तो उसमें तांबा कितने किलोग्राम है। अब एक बात बताओ भाई, तांबे का और जस्ते का, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है, तांबा T मान लिया, जस्ता को J मान लिया, 7:3 का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, मिश्र धातु के अंदर, और उसमें कह रहा है कि 10.5 किलोग्राम जस्ता है। तो इस जस्ता की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, तो इसका अनुपात 3 का है और किलोग्राम कितना है 10.5 का, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 एकम 3 और यहाँ देखो 3 तिहाई 9 3 पंजे 15, तो 1 जो है वो 3.5 ग्राम के बराबर है। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से एक जो है 3.5 के ग्राम के बराबर है, तो 3.5 किलोग्राम के, तो इस एक की जगह अब जब एक को जब मैं 7 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे आपका जो है 3.5 की जब मैं 7 से गुणा करूँगा तो तांबा आ जाएगा, और टोटल जस्ता आ जाएगा जब मैं 3 से गुणा करूँगा। देखो तो 3.5 की अगर मैं 7 से गुणा करूँ तो 3.5 गुणा 7, ये तो निकल गया तांबे का रेशो, और जस्ते का निकालना है तो 3.5 गुणा 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं आपको क्लियर कर दूँ तो तांबे और जस्ते का जो रेशो आएगा ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 सत्ते 35 का 5। वैसे तो आपको जस्ता तो पहले से दिया हुआ है 10.5, तो जस्ते का तो रेशो 10.5 ही हो जाएगा, ठीक है ना, 10.5, ठीक है, इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, कोई बात नहीं। जस्ता आपका हो जाएगा 10.5 और तांबा हमको निकालना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि तांबा कितने किलोग्राम का है, तो देखो एक बात बताऊँ, बस हमको इसी गुणा करनी है भाई, ये 3.5 गुणा 3 तो 10.5 ही होता है, तो ये तो हमें पहले से ही दिया हुआ है, तो जस्ता जो है हमको तांबा निकालना है, इसी गुणा कर दो। तो देखो 7 पंजे 35 का 5, कैरी बचेगा आपका 3, ठीक है, फिर 7 तियाँ 21 और 3 कितना होता है 24, तो 24.5 kg आ जाएगा इसका आंसर। देखो 24 है, ध्यान रखना 4 है, ठीक है, तो 24.5 kg देखो इसका कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ा हुआ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।